तो देखिए अंबेडकर की जिंदगी में 3 लड़कियां आई थी। इनमें से 2 के साथ अंबेडकर ने शादी की और 1 के साथ अंबेडकर बिना शादी के रिश्ते में रहे। अब इन तीनों लड़कियों की अंबेडकर की जिंदगी में आने की क्या कहानी है, फिर अंबेडकर इन तीनों के साथ किस कदर जुड़े और इन तीनों में से वाकई में अंबेडकर किससे प्यार करते थे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस एक सत्र के भीतर। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए सीधा शुरू करते हैं सत्र और सबसे पहले समझते हैं अंबेडकर की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की रमाबाई की कहानी। तो देखिए रमाबाई अंबेडकर की जिंदगी में तब आई जब अंबेडकर की उम्र महज 15 बरस थी और रमाबाई की उम्र 9 बरस। अंबेडकर और रमाबाई का पारंपरिक पारिवारिक तरीके से विवाह, आज की जुबान में कहें तो बाल विवाह कराया गया था। अगर अंबेडकर के पक्ष की ओर से देखें तो इस विवाह में अंबेडकर की ओर से शून्य प्रयास किए गए थे अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो अंबेडकर की जिंदगी का वो दौर था जब अंबेडकर तमाम चुनौतियों का सामना कर बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, जिस पढ़ाई के सिलसिले में ही उन्होंने एक बहुत लंबा वक्त विदेश में ही गुजार दिया। तो अंबेडकर की ओर से इस विवाह को बेहतर बनाए जाने की ओर कोई कदम नहीं उठाए गए थे। और अगर बात रमाबाई की करें तो उनकी हालत तो अंबेडकर से भी कई गुना बदतर थी, चूंकि अंबेडकर तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में दुनिया भर की यात्राएं कर रहे थे। रमाबाई के पास करने को कुछ नहीं था और अंबेडकर भी नहीं थे जो उनका ख्याल रख सकें। आर्थिक बदहाली के हालात ऐसे थे कि 2 जून की रोटी मुहाल थी और ऐसे मुश्किल हालातों में अपने आप को किसी तरह शायद संभाल भी लेती रमाबाई अगर नियति ने उनकी नियति में वो कुठाराघात न लिखे होते। शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मगर अंबेडकर और रमाबाई के 5 बच्चे हुए थे, जिन 5 में से 4 बच्चों ने रमाबाई की आंखों के सामने दम तोड़ा था। और शायद अपनी आंखों के सामने अपने 4 बच्चों को इस कदर दम तोड़ते देखने से जो तकलीफ, जो टीस रमाबाई के दिल में उपजी, उसका मरहम उन्हें कहीं से मिला नहीं। और उसी टीस और दर्द में 1934 आते आते रमाबाई आखिरकार इस कदर टूट गई कि अचानक एक रोज रमाबाई अचानक से अंबेडकर और इस पूरी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस परमधाम चली गई। और इस तरह समाप्त हुई अंबेडकर की जिंदगी की पहली लड़की की दास्तान। अंबेडकर की जिंदगी में दूसरी लड़की की एंट्री होती है बरस 1946-47 के उस दौर में, जो अंबेडकर की जिंदगी का शायद सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा दौर था, क्योंकि जहां एक और अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने, भारत पाकिस्तान विभाजन के जैसे नाजुक हालातों के बीच अंतरिम सरकार के विधि मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभालना था अंबेडकर को, बल्कि आने वाले आजाद हिंदुस्तान की नींव यानी भारतीय संविधान की नींव भी रखने का काम अंबेडकर को ही करना था। मगर नियति का कुठाराघात देखिए, जब अंबेडकर की जिंदगी का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा दौर आया, तब अंबेडकर के शरीर को तमाम रोगों और विकरालतम व्याधियों ने इस कदर जकड़ लिया कि अंबेडकर दर्द से तड़प उठे, कराह उठे। यकीन मानिए बरस 1946-47 आते आते न जाने कैसे अचानक से अंबेडकर डायबिटीज के पेशेंट हो गए, उनका हाई बीपी रहने लगा, न्यूरोपैथिक पेन रहने लगा, आर्थराइटिस की बीमारी उन्हें पहले से ही थी। और ऐसे में जब घुटनों का साइकोपैट्रिक पेन अंबेडकर को लगातार परेशान करने लगा तो हालात 1946 के आखिर के महीनों तक आते आते इतने बदतर हो चले थे कि दिल्ली में अंबेडकर का काम करना मुहाल हो गया था, उठना बैठना चलना फिरना मुहाल हो गया था। लिहाजा मजबूरन ना चाहते हुए अंबेडकर को दिल्ली की अपनी तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर पहले बंबई जाना पड़ा, जहां डॉक्टर मालवलकर, जो लंबे अरसे से अंबेडकर का इलाज किया करते थे, उनकी क्लिनिक पहुंच तत्काल अंबेडकर ने उनसे कहा कि वो आपात परिस्थितियों में उनका किसी भी तरह से इलाज करें। उन दिनों डॉक्टर मालवलकर की एक असिस्टेंट डॉक्टर हुआ करती थी पे मैंने जोर जानबूझ के दिया है, क्योंकि 1940 के दशक में अगर एक फीमेल डॉक्टर, वो भी डॉक्टर मालवलकर की जैसी क्लिनिक पर नजर आ जाए तो मतलब ये जैसे असंख्य तारों भरे आसमान में चंदा नजर आ जाए। मतलब ये बात इतनी काबिले तारीफ थी कि अंबेडकर ने खुद जब सुना कि डॉक्टर शारदा आ रही हैं तो टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखने लगे कि आखिर ये डॉक्टर शारदा हैं कौन। और चंद पलों के भीतर भीतर उनके सामने प्रस्तुत हुई सबसे कुलीन मराठी ब्राह्मण परिवार यानी चित्पावन ब्राह्मण परिवारों की एक सुदर्शन ब्राह्मणी डॉक्टर शारदा, जिनके विद्वतापूर्ण व्यवहार ने तत्काल वहीं पर बैठे हुए डॉक्टर अंबेडकर को इस कदर प्रभावित कर लिया कि जब डॉक्टर मालवलकर ने अंबेडकर से ये कहा कि मैं आपके बंबई प्रवास के लिए आपका ध्यान रखने के लिए
डॉक्टर शारदा को नियुक्त कर रहा हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तो अंबेडकर ने एक झटके में तत्काल कहा नहीं नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और डॉक्टर शारदा के लिए तो जाहिराना तौर से ये उपलब्धि की बात थी कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चिकित्सीय प्रणाली में प्रमुख डॉक्टर की भूमिका निभा रही हैं। अच्छा, जाहिराना तौर से जब अंबेडकर बंबई के इस प्रवास में अकेले ही रहा करते थे तो एकांत में चिकित्सकीय देखभाल के ही तहत ही सही, मगर अंबेडकर और डॉक्टर शारदा ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे एकांत के पल बिताए, जिन पलों में दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारे विषयों पे बातें की। अच्छा, दोनों बौद्धिक रूप से एक ही स्तर पे थे, तो दोनों को लगता था कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। लिहाजा अंबेडकर को भी एक अरसे बाद एक बेहद नितांत के पलों में अपना एक साथी मिला, जिस साथी से अंबेडकर अपने दिल की हर बात कर सकते थे। इतनी निजी बात भी कि जब अंबेडकर स्वस्थ होने के बाद दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाने लगे और उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए डॉक्टर शारदा उनके साथ गाड़ी में बैठी, तो रास्ते में अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा से ही कहा कि उनके कुछ साथी और खुद डॉक्टर मालवलकर उन्हें लंबे अरसे से सलाह दे रहे हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए किसी अच्छी साथी से, जो उनके सामाजिक कार्यों को निपटाने में भी और घर पर उनके अकेलेपन को दूर करने के मामले में भी उनके लिए सहायक साबित हो सके। इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बेहतर सुधार हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? जाहिराना तौर से डॉक्टर शारदा ने कहा कि अगर आपके तमाम साथी कह रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और आपको भी लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए तो कर लीजिए, फैसला आप ही का है। तब डॉक्टर शारदा ने ख्वाबों में, मतलब दूर दूर तलक कभी सोचा ही नहीं था कि नियति चंद दिनों के भीतर भीतर उनके साथ कुछ इतना बड़ा खेल करने वाली है। क्योंकि उस दिन ट्रेन में बैठकर दिल्ली रवाना हुए अंबेडकर ने चंद रोज के बाद ही डॉक्टर शारदा के नाम एक खत लिखा, जिस खत में औपचारिक अभिवादन के बाद तत्काल विषय पर आते हुए अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा से कहा खत में कि उस दिन विवाह संबंधी विषय पर आपसे बात भी हुई थी, तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है और मुझे वर्तमान में आपसे योग्य विवाह के लिए साथी नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ, मगर अंबेडकर ने उस खत में विवाह प्रस्ताव देने के बाद यह भी लिखा कि चूंकि जानता हूं मैं कि आपकी और मेरी उम्र में एक लंबा फासला है, करीब 20 वर्षों का फासला है, मेरी एक पत्नी रह चुकी है, मैं विधुर हूं, लिहाजा अगर आपको मुझसे विवाह करने में कोई आपत्ति है तो चिंता मत करिएगा, मैं इसे व्यक्तिगत अपमान के तौर पे नहीं लूंगा और ना ही इसका एक इंच भर भी हमारे आपके इस संबंध पे कोई असर पड़ेगा, इसलिए आप दबाव रहित होकर अपना फैसला लें, मगर जो भी फैसला लें जल्द से जल्द मुझे बता दें। आप यकीन मानिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर किसी को शादी का प्रपोजल दे दो तो उसकी क्या हालत होगी, इसका अगर आपको बिल्कुल सही आकलन पढ़ना है तो आपको डॉक्टर शारदा की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, जिस आत्मकथा में डॉक्टर शारदा ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब उन्होंने उस दिन अंबेडकर के उस विवाह प्रस्ताव को पढ़ा तो दोपहर तक तो उन्हें होश ही ना रहे, चूंकि अंबेडकर किसी को विवाह का प्रस्ताव इस कदर दे देंगे। हालांकि डॉक्टर शारदा ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह विवाह प्रस्ताव मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था, चूंकि निश्चित रूप से मैं अंबेडकर से प्रभावित थी, मगर अंबेडकर से प्रेम नहीं करती थी, ना ही कभी कुछ ऐसा सोचा था, ना ही उस दृष्टि से उन्हें देखा था, और शादी का तो मतलब दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं था। लिहाजा शादी के मसले पर फैसला करना बड़ा मुश्किल का काम था। मगर आने वाले 1-2 दिनों तक जब डॉक्टर शारदा ने गंभीरतापूर्वक सोचा, तब डॉक्टर शारदा खुद अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मुझे लगा कि अंबेडकर का जीवन जिस दहलीज पर हिंदुस्तान खड़ा हुआ है उस दहलीज पर हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और अंबेडकर उस दहलीज पर अपना काम बेहतरीन ढंग से तभी कर सकते हैं जब वो स्वस्थ रहें, और अगर वो अंबेडकर की साथी बनेंगी तो ये अंबेडकर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए भी। इसीलिए देश सेवा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर शारदा ने अंबेडकर के इस विवाह प्रस्ताव पर सहमति जताई। हाँ में डॉक्टर अंबेडकर को खत लिखकर जवाब दिया, और इसके बाद 15 अप्रैल 1948 के रोज दिल्ली के सिविल रजिस्ट्रार के सामने एक सिविल मैरिज के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा से, जो कि एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से आती थी, मैं बार बार ये बात जोर देके क्यों कह रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा, उनसे शादी की, जिस शादी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया अंबेडकर के परिवार वालों और अंबेडकर के समर्थकों ने। परिवार वालों का विरोध तो लाजमी था, भाई बच्चे को लग रहा था कि उसकी मां की जगह दूसरी औरत आ रही है, और परिवार वालों को लगता था कि अब शादी के इतने साल बाद, मतलब रमाबाई को गुजरे हुए कितने दिन हो गए, अब शादी करने का क्या ही मतलब है, मतलब ऐसे कुछ मानद परंपराओं के कारण थे।
हाँ, अंबेडकर के समर्थक एक खास कारण से अंबेडकर की शादी से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि अंबेडकर ने इतने दशकों से सवर्णों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ रखी है, उस लड़ाई को उन्होंने ये शादी कर पल भर में मिट्टी कर दिया। क्योंकि शायद उन समर्थकों को इल्हाम नहीं था या ये समझ नहीं थी कि अंबेडकर की वो लड़ाई असल में सवर्ण लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि सवर्णों के मानस में घर की हुई उस जातिवादी सोच से थी, जैसी जातिवादी सोच डॉक्टर शारदा के अंदर कहीं थी नहीं। और इसीलिए अंबेडकर ने अपने परिवार वालों और जमाने भर के विरोधों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर शारदा से, जो कि शादी के बाद डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर के नाम से जानी गई, उनसे विवाह किया था। और तारीख गवाह है, अंबेडकर की जिंदगी की आखिरी सांस तलक डॉक्टर सावित्री अंबेडकर ने तन मन धन अर्पित कर अंबेडकर की सेवा की थी। और शायद यही वजह थी कि अंबेडकर खुद अपनी किताब बुद्धा एज धम्मा में लिखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर थीं, जिनकी बदौलत उनकी उम्र करीब 7 से 8 बरस बढ़ गई, वरना वो कब का इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके होते। मगर यकीन मानिए, बहुत दुख होता है कहते हुए कि जिस डॉक्टर सावित्री बाई अंबेडकर की वजह से जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अंबेडकर की उम्र 7 से 8 बरस बढ़ गई, वही डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर खुद जातिवाद का शिकार हो गई। शायद सिर्फ और सिर्फ जाति ही वो वजह थी जिस वजह के चलते अंबेडकर के इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद उनके समर्थकों और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर को अंबेडकर के हर मिशन, हर आंदोलन, हर संगठन से इस कदर दूर कर दिया कि आज भी आलम यह है कि 14 अप्रैल के रोज नीला पट्टा बांध के अंबेडकर की तस्वीर चस्पा करने वाले लोग अंबेडकर की पत्नी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रमाबाई का जिक्र करते हैं। उनका जिक्र होना चाहिए, रमाबाई का पूरा सम्मान होना चाहिए, मगर क्या डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर को भुला देना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके दीजिएगा। क्योंकि फिलहाल हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना है और चलना है अंबेडकर की जिंदगी की उस तीसरी लड़की की कहानी जानने के लिए, जिसके साथ अंबेडकर रिश्ते में रहे, मगर अंबेडकर ने कभी शादी नहीं की, कभी उस रिश्ते को खुलकर स्वीकारा नहीं। तो अंबेडकर की जिंदगी की इस तीसरी लड़की की एंट्री होती है बरस 1920 में, जब अंबेडकर लंदन में पढ़ाई किया करते थे। और परंपरा अनुसार लंदन में रहने वाले हर विद्यार्थी की तरह इंडिया हाउस जाया करते थे। उस इंडिया हाउस के भीतर टाइपिंग का काम करने वाली एक लड़की थी, जिसके साथ अंबेडकर के ताल्लुकात इस कदर बढ़े कि अंबेडकर उसे प्यार से डी कह के पुकारने लगे और वो लड़की अंबेडकर को लविंग भीम कह के पुकारने लगी। इस रिश्ते को कभी अंबेडकर ने खुलकर स्वीकारा नहीं, कोई नाम नहीं दिया, मगर इस रिश्ते की गहराई की बानगी पेश करते हैं अंबेडकर और डी के बीच करीब 25 वर्षों तलक होने वाले वो 92 खतों के पत्राचार, जिन पर 2004-05 में एक विस्तृत किताब पब्लिश की गई, डी और लविंग भीम के नाम। आपको उन 92 खतों को तो पढ़ के नहीं सुना सकता हूं मैं, मगर एक चिट्ठी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इस चिट्ठी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी अगर आप सुन रहे हो तो एक दफ़ा चेक जरूर कर लीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है तो आप वहां जाके वो चिट्ठी पढ़ भी सकते हैं। मगर फिलहाल मैं आपको वो चिट्ठी एक दफ़ा पढ़ के सुनाना चाहूँगा, उसकी कुछ पंक्तियाँ। इस चिट्ठी में डी भीम यानी भीमराव अंबेडकर को संबोधित करते हुए लिखती हैं, अभी कुछ दिनों बाद तुम्हारी तस्वीर देखी, 5 से 6 किलो वजन कम लग रहा है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया है, बहुत दिन से लंदन नहीं आए हो, लंदन आते तो तुम्हारा ख्याल रखती। खैर, जैसे मौका मिले जल्द से जल्द लंदन आना, हमेशा तुम्हारी डी। ध्यान से सुनिएगा ये शब्द, हमेशा तुम्हारी। इस शब्द के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि शायद डी के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का साहस अंबेडकर के पास नहीं रहा होगा, या अपनी वजूहातें रही होंगी, जो भी, मगर डी ने अंबेडकर के साथ अपने उस रिश्ते की लाज रखते हुए लंदन में रहने के दौरान कभी किसी से शादी नहीं की, बल्कि ना अंबेडकर ने उस रिश्ते को कभी नाम दिया, ना खुलकर स्वीकारा। तो ये थी अंबेडकर की ज़िंदगी में आने वाली तीनों लड़कियों की दास्तान। अब इन तीनों लड़कियों में से अंबेडकर सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे, इसको लेकर सबका अपना अपना आकलन होगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन अगर सुनना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि शायद अंबेडकर में इश्क की जो टीस थी वो सिर्फ और सिर्फ डी के लिए थी। क्योंकि अगर रमाबाई के साथ रिश्ते की बात कर लें तो वहाँ तो उनका बाल विवाह हुआ था, और फिर इसके बाद
जिस भी तरह से, मगर अंबेडकर पढ़ लिख कर बहुत बौद्धिक हो चुके थे और रमाबाई वहीं घर पे रहती थी, तो निश्चित रूप से उनके साथ भी लगाव रहा होगा, स्नेह रहा होगा, उनकी चिंता होगी, फिक्र होगी। मगर वो जो इश्क की टीस है ना, वो रमाबाई के साथ के रिश्ते में मिलना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर की, तो उनके साथ तो रिश्ते की शुरुआत ही अंबेडकर की ज़रूरत से हुई थी। अंबेडकर के साथियों ने उन्हें सुझाया था कि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, और उन्हें सबसे योग्य साथी के तौर पर उस वक्त डॉक्टर सावित्री माई ही लग रही थी। और सावित्री माई ने देश सेवा के लिए किस कदर इस विवाह प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, यही भी हम बता चुके हैं आपको। तो ये ज़रूरतों का खेल था। हाँ, निश्चित रूप से विवाह के बाद जब दोनों लोग साथ रहे होंगे तो स्नेह होगा, फिक्र होगी, चिंता होगी, हक होगा, वो तमाम भावनाएं आई होंगी। मगर जो इश्क, जो मोहब्बत की टीस होती है ना, वो मेरे व्यक्तिगत आकलन में अंबेडकर और डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर के रिश्ते में भी मिसिंग थी। वो थी तो सिर्फ और सिर्फ डी के साथ के उस बेनाम रिश्ते में। इसका सबसे बड़ा सबूत है अंबेडकर की लिखी हुई वो आखिरी किताब, जिस किताब को लिखते वक्त अंबेडकर डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर के साथ रिश्ते में थे, मगर उस रिश्ते में रहने के बावजूद अंबेडकर ने वो किताब डॉक्टर सावित्री माई अंबेडकर के नाम नहीं लिखी है। वो किताब अपनी पहली पत्नी डॉक्टर रमाबाई अंबेडकर के नाम भी नहीं लिखी है। वो किताब अपने पिताजी, अपने माता पिता या अपने किसी गुरु के नाम भी नहीं लिखी है, बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी किताब लिखते वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने वो किताब उस डी के नाम लिखी है, जिस डी के साथ पत्राचार किए हुए भी उन्हें 10 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। शायद मिले हुए तो 2 दशक गुजर चुके होंगे। मगर इसके बावजूद आप समझ सकते हैं अंबेडकर के दिलों की धड़कनों में बसी हुई डी की वो खुशबू, जिस खुशबू ने अंबेडकर को मजबूर कर दिया अपनी आखिरी किताब डी के नाम लिखने के लिए। अब ये तमाम आकलन मेरे व्यक्तिगत हैं। आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की जिंदगी में आई इन 3 लड़कियों में से अंबेडकर सबसे ज्यादा किसे प्यार करते थे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपका आकलन जानने में यकीन मानिए बहुत दिलचस्पी है, इसलिए फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल अंबेडकर की लव लाइफ पर बना हमारा यह खास सत्र यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प सियासतदा की एक ऐसी ही हैरतअंगेज दास्तान के